पुनः आपका स्वागत है सर। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर मैं चाहूंगी कि कई बार ये होता है कि आप बहुत ऐसे वातावरण में या देशज जो बोली होती है उससे घिरे हैं आप, यदि तो आपके बोलचाल में भी वही टोन आ जाता है, ठीक है जी। उसको दूर करने के लिए और लाइन पर होमवर्क करने के लिए, देखिए लाइन पे तो आपने होमवर्क किया होगा, चाहे वो फिल्म हो चाहे वो नाटक हो, तो एज अ एक्टर एक एक्टर को पता होना चाहिए कि हमें कहाँ पर रुकना है, कहाँ पर इसको लंबा ले जाना है, कहाँ इसको जल्दी से शब्द को खत्म करना है। इन चीजों को लेकर आप थोड़ी सी प्रकाश डालें या थोड़ी सी बात करें। ठीक है जी। जैसा कि मैंने कहा अभी, आप जो भी किरदार प्ले करते हैं, जो भी किरदार निभाते हैं, उसमें जो भी आपकी लाइन्स हैं, आपके डायलॉग हैं, जी तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि उस डायलॉग को रटना तो एक अलग चीज हो गई, आपको उनको याद तो करना ही है, बट आप उसको महज रटे ना, आप उसको समझकर याद करें। अगर आप ये समझ जाएंगे कि इसमें क्या लिखा हुआ है, ये क्या कहना चाह रहा है, इसके भाव क्या हैं, और उन लाइनों के या डायलॉग के बीच में क्या उसकी फीलिंग्स क्या है, वो क्यों ये बात कह रहा है, वो किससे कह रहा है, आप अगर ये तमाम चीजें समझकर याद करेंगी या करेंगे, जो भी आप कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, तो मुझे लगता है उसको कहने में बहुत आसानी हो, वो बहुत नेचुरल फ्लो आएगा। आपको जो पॉजेस लेने हैं वो आप अपने हिसाब से, हम रियल लाइफ में बोलते हैं, देखिए वही मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, हम निजी जीवन में बोलते हैं, हम कभी सोचते हैं, हमको कोई सुबह से रात तक डायलॉग लिख के देता है कि हमको डैडी से बात करनी है तो ये डायलॉग है बेटा, मम्मा से बात करनी है तो ये डायलॉग है, बच्चों से बात करनी है तो ये डायलॉग है, वो लिख के देता है? कोई नहीं लिख के देता। हमको पता होता है कि हमको इससे क्या बात करनी है। अगर बच्चे ने शरारत की है, हमको पता होता है इसको कितना डांटना है, कब डांटना है और किस लेवल तक डांटना है। अगर वही शरारत वो 10वीं बार कर रहा है तो शायद हम उसकी पिटाई भी कर देते हैं। ये हमारे भारतीय संस्कार हैं, हमको विरासत में मिले हैं कि हमारी पिटाई हुई है तो हम भी बच्चों पर जो है अपना प्रभाव जो है जमा देते हैं उस तरह से, जबकि वेस्टर्न कल्चर में ये चीजें बैन है, मतलब जी आपको सजा हो बिल्कुल, सकती है। क्राइम। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हमको जब ये पर्सनल लाइफ में पता होता है, तो हम जब किरदार निभाते हैं तो हमको क्यों पता नहीं कि हमको कहाँ रुकना है, कितना बोलना है। उस किरदार का जो भी जिसके साथ भी संवाद होगा, तो उसको पता है कि मुझे किसके साथ कम्युनिकेट करना है। वो किरदार उसकी पत्नी है, उसका भाई है, पिता है, जो भी किरदार है। और अगर वो मोनोलॉग कर रहा है, कुछ सोलो परफॉर्मेंस दे रहा है, 2 घंटे का प्ले कर रहा है, तो भी उसको पता है कि वो क्या कहने जा रहा है, किससे कहने जा रहा है, किस बात को किस तरह से उसको कहना चाहिए। मुझे अगेन ऐसा लगता है कि हम उसको मेथड में ना बांटें कि इस लाइन को ऐसे बोलो, इस शब्द को ऐसे बोलो, इसको अंडरलाइन करो, यहाँ पॉज ले लो, यहाँ पर ये, मुझे लगता है बहुत मैकेनिकल हो जाता है। तो मैकेनिकल, पर्सनली ये मेरी राय है कि मुझे वो सिस्टम समझ में नहीं आता। मैं बहुत नेचुरल, प्राकृतिक जो तरीका है बात, अब देखिए मैं आधे पौने घंटे से आपसे बात कर रहा हूँ और नॉन स्टॉप मैं ही बात कर रहा हूँ, जी जी तो मुझे ऑनेस्टली मुझे नहीं पता था मैं क्या बात करने वाला, बट मुझे ये मालूम है हाँ ये सब्जेक्ट है, तो इस विषय पर मुझे बात करनी है, कुछ अगर प्रश्न आएंगे तो मुझे उनका जवाब देना है, मुझे कहाँ रुकना है, कहाँ पॉज लेना है। मैं गीता जी से कितनी बात करूंगा, मैं तो उम्मीद भी नहीं कर रहा था जयंत दादा आ जाएंगे, मुझे उम्मीद नहीं थी प्रतिमा जी आएंगी, जिन लोगों को मैं जाती तौर पे जानता हूँ, करण भाई आएंगे, मुझे बिल्कुल ख्वाबों ख्यालों में उम्मीद नहीं थी। तो जब पता नहीं होता है आपको, फिर भी आप, मैं थोड़ा सा एक ऐसा हो गया, अरे भाई कहाँ दिग्गजों के सामने बिठा दिया आपने, चलिए ठीक, मैं फिर वो स्टूडेंट्स को मैंने फोकस करके मैंने उनसे बात करनी शुरू जी। और प्लीज कोई भी अगर कुछ पूछना चाहे या कुछ इस मैं लायक समझे कि चाहूंगी कुछ कि जी। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि आज सर हमारे साथ में हैं। आप पूछिए, ये मत सोचिए कि ये सवाल कितना महत्वपूर्ण है या इसे पूछना चाहिए या नहीं। आपके मन में कोई बात है तो अभी पूछ लीजिए। मतलब आज के जो एक्टर हैं उनके पास कोई सवाल नहीं है। अरे नहीं, ऐसा नहीं है, वो महारथी लोग हैं, वो मुझे कहीं भी अटका देंगे, कह भाई चल, मुझ पर मेहरबानी कर रहे हैं, कुछ नहीं। इतने दिग्गज लोग आपने बिठाए हुए हैं, तो
बल्कि जो हमारे जो फ्रेशर हैं, जो जी रंगमंच से जुड़े हुए हाँ, स्टूडेंट्स एक हैं आपके, बच्चे का सवाल उनसे आया आप, है। हाँ, जी जी प्लीज। कि ऋषभ का है, तो उसका कहना है कि एक एक्टर का रियाज क्या होता है और वो अपने आप को कैसे ट्यून कर सकता है। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए मुझे लगता है एक एक्टर का जो रियाज है वो डेफिनेटली सबसे पहले तो आपको अपनी भाषा पर काम करना चाहिए, क्योंकि एक एक्टर अगर वो किसी पर्टिकुलर बेल्ट से है, मान लो मैं हरियाणा से हूँ, लेकिन हरियाणवी मेरे ख्याल से आपको मेरी जबान में, मेरे लहजे में सुनाई नहीं दे रही, नहीं, तो जो इंसान दंगल की भाषा बोलता हो बचपन से, उसको कितनी मशक्कत करनी पड़ी होगी, थोड़ी बहुत उर्दू जो मैं जानता हूँ, जो थोड़ा सा तलफ़्फ़ुज़ मेरा ठीक हुआ है, उस लहजे पर काम करने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात मुझे पेश आई। और मज़े की बात ये है कि मुझे सिखाने वाला कोई नहीं था हरियाणा में, ना मेरे घर का वातावरण ऐसा था, ना मुझे कोई सिखा सकता था। तो एक तो मेरे अंदर एक ये जिज्ञासा थी कि मैं अगर मुझे एक्टर बनना है तो सबसे पहले मेरी ज़बान बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप जब सबसे पहले तो आप बोलेंगे ना, उसके लिए आप क्या किसी से करना मिलने चाहिए। जाएँगे, उसके लिए आपको जितना आप पढ़ सकते हैं, अगर आप हिंदी भाषी हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी पढ़िए, अच्छी हिंदी पढ़िए, और हिंदी के साथ उर्दू भी पढ़िए, जिसे हम हिंदुस्तानी भाषा कहते हैं। उसके लिए बहुत सारी किताबें, बहुत सारे नाटक, बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारा साहित्य हमारे पास अवेलेबल है। कई बार हमको ऐसा लगता है, मैं क्षमा चाहता हूँ, कि जो लोग, जिनको शुद्ध हिंदी अगर आपको आती है, बहुत अच्छी बात है, आपने इतना अध्ययन किया है, लेकिन केवल शुद्ध हिंदी से बात नहीं बनेगी, आपको उर्दू के लफ्जों का भी ज्ञान होना चाहिए, उसका भी इल्म होना चाहिए। कई बार हमारे जो हिंदी भाषी लोग हैं कि नहीं यार, ये नुक्ता हमको समझ में नहीं आ रहा है, कई इस तरह के प्रश्न करते हैं, ये इज्जत तो हमने कभी बोला नहीं, हम तो इज्जत ही बोलते हैं, हमने तो गुलाम बोला ही नहीं, हम तो गुलाम ही बोलते हैं। तो भाई आप बोलते हैं ठीक है, लेकिन ये उर्दू का लफ्ज है, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है, इसका जो तलफ़्फ़ुज़ है, वो गुलाम ही है। अगर आपको गुलाम को हिंदी में बोलना है तो आप दास बोलिए, आप गुलाम मत बोलिए फिर। इज्जत इज्जत उर्दू का लफ्ज है, हमको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि उर्दू का लफ्ज क्या है, उसको किस तरह से प्रोनाउंस करना है। उसके लिए या तो आपके निकट में कोई भी अगर कोई सिखाने वाला है तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप सिनेमा से बहुत कुछ सीख सकते हैं। मैंने सिनेमा से बहुत सीखा है, कलाकारों से बहुत सीखा है। मैं एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा कि जब मुझे थोड़ा-सा एक उर्दू का एक जुनून पैदा हो गया था मुझे कि मुझे उर्दू सीखनी है, बोलनी सीखनी है, लिखनी-पढ़नी मुझे आज तक नहीं आती है। सिर्फ मैं बोल लेता हूँ ठीक-ठाक। तो मैं क्या करता था, जब सिनेमा घर में जाता था फ़िल्म देखने, तो एक पेन और पेपर मैं जेब में डाल के लेके जाता था। जब मैं अंधेरे में आप बैठ के सिनेमा देख रहे हैं, तो कोई ऐसा लफ्ज़ अगर आया कि हाँ, ये तो मुझे पता ही नहीं है, और शुरू-शुरू में तो बिल्कुल नहीं पता था, तो मैं अंधेरे में बैठ के लिख लेता था उसको। तो इंटरवल तक इस तरह से 15-16 शब्द हो जाते थे, और उसी तरह से सेकंड हाफ में। तो उन शब्दों का प्रोनाउंसिएशन क्या है, जिस तरह से एक्टर्स ने बोला है, मैं कोशिश करता था वैसे बोलूँ। अब वो नुक्तों का ज्ञान नहीं था, वो होते-होते धीरे-धीरे हुआ। तो पहली बात है कि आपको आपकी भाषा अच्छी करनी है, तो आप जितना साहित्य पढ़ सकते हैं, हिंदी, उर्दू, उसमें कहानियाँ हैं, उसमें जितने भी बड़े-बड़े नाम हम सबको पता है जो रंगमंच से जुड़े हैं। मतलब मैं, जो मेरे पर्सनल फेवरेट हैं, वो मंटो साहब को कौन नहीं जानता है, इस्मत चुगताई जी हैं, उनके प्लेस हैं, मोहन राकेश जी हैं, मुंशी प्रेमचंद जी हैं, जिन्होंने भी हिंदी, उर्दू साहित्य पढ़ा है। तो जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे, अपनी भाषा को जितना आप रिच करेंगे, मुझे लगता है उतना ज़्यादा अच्छा है। उसके साथ-साथ मुझे लगता है कि कविताएँ, नज़्में, ग़ज़लें, शायरी जितना आप पढ़ सकते हो, आपको थोड़ा उर्दू के लफ्ज़ों का ज्ञान हो। जितना ज़्यादा आप पढ़ सकते हो, उतना आपके लिए अच्छा है। अच्छा, मज़े की बात, इसमें सिर्फ़ आपको अल्फ़ाज़ नहीं मिलेंगे, इसमें आपको किरदार भी मिलेंगे। उन कहानियों में, उन नाटकों में आपको किरदार भी तो मिलते हैं। तो फिर आप उनके जैसे रियाज़ की बात की है ना इन्होंने, जिनका सवाल है, तो आप भाषा पर भी काम करेंगे, और आपने अगर कोई किरदार पिक कर लिया किसी कहानी से या किसी नाटक से, तो उस किरदार पे काम कीजिए आप, उसके इमोशंस पे काम कीजिए। अगर आपको इतना ज्ञान है कि आप बगैर किसी सहायता के घर पे कर सकते हैं, तो अलग-अलग किरदारों का रियाज़ करते रहिए, अलग-अलग इमोशंस का। प्लस, जैसा मैंने कहा था शुरुआत में कि हमको पता होता है हमारे प्लस और माइनस पॉइंट्स क्या हैं। तो एज़ एन एक्टर आपके स्ट्रॉन्ग इमोशंस क्या हैं? आपको क्या लगता है कि मैं गुस्से वाला सीन आसानी से कर सकता हूँ या मुझे तकलीफ होती है?
आपको क्या लगता है कि आप कॉमेडी सीन बहुत अच्छे से कर सकते हो कि नहीं, तकलीफ होती है? तो जिन जिन इमोशंस को पोर्ट्रे करने में आपको तकलीफ होती है, आपको लगता है ये चैलेंज है मेरे लिए, तो वो काम पहले कीजिए, उस चैलेंज को एक्सेप्ट कीजिए कि ये रोल मेरे लिए डिफिकल्ट है यार, मैं इतना कर नहीं पाऊंगा। ठीक है, डायलॉग बोलना, मोनोलॉग बोलना, स्पीच बोलना, ओके, बट ये किरदार कुछ अलग है। जो अलग है, जो मैं नहीं कर पाऊंगा, वो जो चुनौतीपूर्ण है आपके लिए, उस काम को कीजिए आप। तो जितना ज्यादा आप करते जाएंगे, उतना ज्यादा आप पॉलिश होते जाएंगे दिन ब दिन। और आजकल तो टेक्नोलॉजी इतनी आसान हो गई कि मोबाइल है अपने, सबके पास कैमरा है, स्टैंड पे लगाया, आप अपने सीन शूट कर लो, सीन शूट करके आप देख लो, आप अपने आप को एनालाइज कर लो कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, खराब क्या है। या आपका कोई मेंटर है, आपका गाइड है, आपका कोई डायरेक्टर है, उसको आप दिखा दो कि सर मैंने ये सीन शूट किया है, मैडम ये जरा देख लीजिए, मैंने ठीक किया है या गलत किया है। इस तरह से आप रियाज कर सकते हैं अपना। बहुत आजकल तो सुविधाएं बहुत है। आज से 20 साल पहले ये स्मार्टफोन्स नहीं थे, कोई मोबाइल नहीं था, तो बहुत मुश्किल होती थी हमको, कोई हैंडीकैम वाला आदमी ढूंढते थे कि भैया जरा शूट कर दो हाँ यार। हाँ। जी, जी जी। तो सर मुझे लगता है क्या, इस तरह से आप हाँ, रियाज कर सकते जैसे एक संगीतकार, एक पहलवान, एक नृत्य करने वाला अपनी हैं। जी, विधाओं के साथ रोज सुबह में एक्सरसाइज करता है, रोज सुबह में किसी तरह का रियाज करता है, लेकिन देखने में आता है कि एक कलाकार के पास ऐसा कुछ भी है नहीं, या वो लेता नहीं है जिससे रोज रोज सुबह उठ के वो 2 घंटे उसके ऊपर काम करे। एक गाने वाले के लिए रोज सुर लगाना बहुत जरूरी है, अदरवाइज वो जब भी स्टेज पे जाता है उसके सुर हिलने लग जाते हैं। उसको डर रहता है कि मुझे ये करना ही है। तो वो सिंसियरिटी कलाकार के अंदर कैसे आए? देखिए, ये आपने बिल्कुल सही बात कही है। मैं एक एग्जाम्पल जो मैंने कहीं पढ़ा था या सुना था, लता मंगेशकर जी के बारे में, कि जब वो अपने पीक पर थी 60s और 70s में, जब दिन में शायद 3-3 4-4 गाने रिकॉर्ड करती थी, उस वक्त भी वो 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा रियाज करती थी। जी और ये बिल्कुल आपने सही कहा है कि हम एक्टर हैं ज्यादातर जो रियाज नहीं करते। जी तो वो सिंसियरिटी तो जी आपके अंदर से आती है। आपको अगर भूख है, तो सिर्फ एक चाह लेना कि मैं इस पहाड़ पे चढ़ जाऊंगा, और आप घर से कदम ही बाहर ना निकालो, तो फिर आप चाहते रहिए। फिर आप एक दिन में माउंट एवरेस्ट पार नहीं कर सकते, बट आपको रियाज करने के लिए छोटी छोटी पहाड़ियां, फिर उससे बड़ी पहाड़ियां, फिर उससे बड़ी पहाड़ियां, फिर माउंट एवरेस्ट जाकर आप पार करोगे ना। तो रोज आपको जो रियाज करना है, वो आपकी अपनी भूख है। एज एन एक्टर कितने भूखे हैं आप? आप नहीं कर... कुछ लोग ऐसे भी मुझसे सवाल पूछते हैं कि सर हम ऑडिशन तो देकर आ जाते हैं बॉम्बे में, तो क्या जरूरत है रियाज करने की? अरे मैंने कहा भाई मेरे, ऑडिशन मतलब आपका इंटरव्यू होता है। वो जी आपने इंटरव्यू से पहले कुछ तैयारी नहीं की है, आपकी कोई मतलब कोई डिप्लोमा, कोई डिग्री, कोई रियाज कुछ नहीं है, तो कैसे आप पास हो जाओगे उसमें? सवाल ही नहीं उठता। तो ये 100% एक्टर्स को करना चाहिए, रियाज बहुत जरूरी जी। सर क्या कोई एक्सरसाइज ऐसी है जिससे हम रोज मॉर्निंग में उठ के उससे कर सकें? है। एक्सरसाइज तो ये सिर्फ वॉइस के लिए एक दो एक्सरसाइजेस जो मुझे पता है थोड़ी बहुत, वो भी मैं कितना सही जानता हूँ मैं सच बता रहा हूँ आपको, बट मैं उनको करता हूँ और काफी सालों हाँ, से कर रहा हूँ। तो मॉड्यूलेशन, क्योंकि हमें आवाज के जी, उतार चढ़ाव पे काम करना होता है, हमें जी, आवाज के टेक्सचर पे काम करना होता है। तो क्या आप ऐसा कुछ जानते हैं जिससे हमारे जो ये नए कलाकार हैं उनको कुछ फायदा हो? मैं जो जानता हूँ या जो मैं कर रहा हूँ वो मैं बिल्कुल आपसे शेयर करूंगा। कि जैसे हम सुबह सुबह प्रातःकाल अपना कार्यक्रम, हमारे जो भी नित्य क्रियाओं से फारिग होकर हम बैठते हैं खाली पेट, तो जी आप खाली पेट बैठकर और नीचे जमीन पर अपना एक पद्मासन में बैठकर आप कमर को सीधे रखें, और आप ओम को बहुत ही एकदम लो लेवल, एकदम धीमे, जैसे आप 10 बार कम से कम बोलिए, जिस एक बेस में जिसे हम कहते हैं ना। हालांकि जो लोग गाते हैं या जो जिनको मतलब क्लासिकल अगर सिंगर्स हैं या उनको उसका अध्ययन किया है, उन्होंने स्टडी किया, तो वो और ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं। लेकिन ये कीजिए। अब इसमें एक, आपने एक 10 बार कर लिया, इसमें लो से लेके हाई पिच तक आप जा सकते हो। जैसे मैं फॉर एग्जांपल बता देता हूँ, आप जाइए जितना ज्यादा जा सकते हैं, एंड लो टू हाई, हाई टू लो।
ये सुर हो गया। फिर इसमें आप स्टेप वाइज जा सकते हैं, जैसे हम सारे गामा पाधा निसा करते हैं, तो और कोशिश कीजिए कि आपके पेट से आवाज आए, आपके गले से आवाज ना आए, वरना कई बार जब ज्यादा चीखने चिल्लाने वाला सीन होता है तो आपका गला बैठ जाता है, तो उसका एक रियाज हो सकता है। इसमें फिर एक यौगिक क्रिया है जो आई थिंक योगासन वाले लोग भी करते हैं, कि आप जीभ को निकाल के वज्रासन में बैठकर ऐसे इस तरह से आप अपने साउंड को निकाल सकते हैं। तो ये जितना फेफड़ों को थोड़ी सी तकलीफ देंगे सुबह सुबह, और उतना मुझे लगता है अच्छा। ये 5-6 तरीके हैं जो आपकी आवाज के लिए अच्छे हैं। प्लस आप जो रीडिंग करते हैं, आप रीडिंग में वेरिएशंस लेकर आइए ना। आप लाउड बोलिए किसी चीज को, आप फिर थोड़ा लो बोलिए, फिर एकदम स्लो बोलिए, फिर आप थोड़ा विस्पर में बोलिए। आप बोल के देखिए अलग अलग तरीकों से, आपको पता है आपकी रेंज कितनी है और आप उसको कितना और बढ़ाना चाहते हैं। किसी भी तरह के इमोशंस के जो डायलॉग, आप उसको अलग अलग तरीके से बोलकर देख सकते हैं। हालांकि फाइनली उसका एक ही सुर होगा जिसमें वो परफॉर्म किया जाएगा, बट एक्सपेरिमेंट के तौर पर और प्रैक्टिस के तौर पर आप ऐसा बोल सकते हैं। प्लस आप जैसा मैंने कहा, नज़्में हैं, कविताएं हैं, शायरी हैं, उनको आप अपने अपने ढंग से इनेक्ट कर सकते हैं, बोल सकते हैं। और बहुत कुछ मुझे लगता है, दो दो शेरों में, दो दो लाइनों में, एक गजल में, नज्म में बहुत कुछ मिलता है आपको। एज एन एक्टर बहुत कुछ मिलता है। एक चीज मैं मेंशन करना चाहूंगा गीता जी, कि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर एज एन एक्टर आपको ग्रो करना है, आपको अच्छा एक्टर बनना है, तो मुझे लगता है एज ए पर्सन, पर्सनल लाइफ में आपकी ग्रोथ बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप एज ए पर्सन आपकी ग्रोथ नहीं है, आप चीजों को समझते नहीं हैं, अगर आपके आसपास क्या हो रहा है आप उससे अनजान है, आपको पता ही नहीं है कि दुनियादारी में क्या चल रहा है, आपके इमोशंस कनेक्ट, तो वो मुझे नहीं लगता कि आपकी ग्रोथ एज एन एक्टर हो पाएगी उतनी। क्योंकि एक्टिंग का ताल्लुक, और एक्टिंग जो एक विषय है, सब्जेक्ट है, वो बहुत मैच्योर सब्जेक्ट है। तो अगर आप एक मनुष्य होने के नाते, एक इंसान होने के नाते अगर आप मैच्योर नहीं है, तो फिर आप एज एन एक्टर मुझे नहीं लगता उतने मैच्योर हो पाएंगे। क्योंकि फाइनली दिल और दिमाग तो आपका है ना। जैसे बहुत सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल बताऊं कि अगर पर्सनल लाइफ में मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा नहीं है, तो मैं कॉमेडी कैसे कर पाऊंगा? मैं कॉमेडी कर ही नहीं सकता। कॉमेडी करने के लिए वो जो टाइमिंग है, वो जो सेंस ऑफ ह्यूमर है आपका, जो स्पॉन्टेनिटी है, वो मुझ में होगी तो मैं करूंगा ना। मुझ में है ही नहीं तो किरदार थोड़ी कॉमेडी करने आएगा। उस किरदार को तो मैं ही प्ले कर रहा हूँ ना। तब अगर आप गोविंदा जी का एग्जाम्पल लें, या महमूद साहब का एग्जाम्पल लें, या किशोरदा का एग्जाम्पल लें कॉमेडी में, तो कमाल की टाइमिंग है इन लोगों की। तो रियल लाइफ में ये अच्छे कॉमेडियन रहे होंगे। रियल लाइफ में उनकी पंच लाइन्स, टाइमिंग का ही खेल है सारा, चाहे कॉमेडी हो, चाहे इमोशंस हो, या कुछ भी। जी, और कोई सवाल किसी का? कोई सवाल? सर नमस्कार। जी नमस्कार जी। सर इतने दिनों में आज मतलब लगभग जितनी भी क्लास हो रही थी, हर क्लास में ये सवाल जरूर आता था कि एक्टिंग या अभिनय क्या है। लेकिन और आज भी आपने अपना इसी सवाल से अपना वक्तव्य शुरू किया, लेकिन उसके अगले वक्तव्य में आपने बहुत ही आसानी से इसका जवाब दिया कि किरदार को जीना पड़ेगा, वो ही अभिनय है। ये समझ में आया सर, बहुत अच्छा लगा कि जब तक हम किरदार के अंदर घुस के उसको जी नहीं लेंगे, हम अभिनय नहीं कर पाएंगे। यही है अभिनय। ये समझ में आया सर, बहुत धन्यवाद आपका। अरे बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कोई सवाल? हेलो, नमस्ते सर। जी नमस्कार जी। सर हाँ बोले। भारत में, बोलिए, आप रुकिए मत, आपकी आवाज आ रही है। हाँ मुझे आप बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। तो भाषाएं बोली जाती है और हर साल 50 किलोमीटर चलता है सर। तो सर इस आपकी आवाज कट रही है तो। हाँ, नेटवर्क के प्रॉब्लम है। जी बोलिए बोलिए, कोई हेलो। हेलो। हाँ जी। सर मेरा क्वेश्चन ये था सर, भारत में आप
आप लिख के भेज दीजिए। हेलो, नेटवर्क इश्यू है। जी जी जी, आवाज कट रही है। हाँ, सर कई बार मानसिकता पकड़ने में दिक्कत आती है किसी कैरेक्टर की। किरदार की ना? हाँ, जी किरदार बिल्कुल। की। और अ, प्रमोद जी रहने दीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज गड़बड़ है। या तो आप आपको मैसेज कर देंगे, वो आपको व्हाट्सएप कर देंगे या तो। सर उनकी कई बार आवाज किरदार को पकड़ने में दिक्कत आती और है, क्योंकि तब जब वो किरदार कहीं से कहीं तक हमको टच नहीं करता। जैसे कभी हमने भूखे नहीं रहे और हमें किसी भूखे का रोल करना है, हमने कभी मार नहीं खाई और हमको मार खाने वाले का रोल करना है, हमने कभी दुख या दर्द नहीं देखे लेकिन हमें उस दुख और दर्द को महसूस करना है, तब सबसे ज्यादा दिक्कत आती है। और उस मानसिकता को अपनाने में बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है। तो उस पे आप कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल। मैं ये इस तरह के सवाल आते हैं वर्कशॉप में। जैसे कल की बात है, कल की वर्कशॉप में मैं कुछ करवा रहा था, तो बहुत रिच फैमिली की एक लड़की है जो मेरी स्टूडेंट है, तो मैं उनसे मजदूर का एक कुछ परफॉर्मेंस दिलवा रहा था, जो आजकल हुआ है पिछले कुछ महीनों में, जितने हमारे हाँ प्रवासी हाँ मजदूर और मजदूर जी भाई यहाँ से वहाँ गए हैं। जी एक नज्म पे मैं काम करवा रहा था, तो उसने कहा कि सर मुझे ऑब्जर्व करना पड़ेगा, सर मुझे जाना पड़ेगा मजदूर लोग कैसे काम करते हैं, ये है वो है, सर मुझे थोड़ा ऑब्जर्व होमवर्क करना पड़ेगा। तो मैंने उसको पूछा, बोलती नहीं सर वो मसल मेमोरी कुछ होता है ना सर, वो हम अगर ऑब्जर्व नहीं करेंगे तो कैसे हमको पता चलेगा। तो मैंने उनको पूछा, मैंने कहा अगर किसी फिल्म में एक सीन है कि आपको गोली लगती है और गोली लगने के बाद आपको यहाँ गोली लगी है दिल के पास, और आपको उसके बाद 5-6 लाइंस हैं आपकी, आपको डायलॉग बोलने हैं, तो जी इसका क्या तजुर्बा है आपके पास? आपने गोलियां खाई हैं जीवन में? या अगर कोई सीन है कि आपको चाकू किसी ने मारा है फिल्म के अंदर या थिएटर में, कुछ ऐसा सीन है कि उस किरदार को चाकू लग गया है, मैंने कहा चाकू कभी खाया है आपने जीवन में? चाकू जब घुसेगा पेट के अंदर या किसी ने पीठ पर मारा है, तो उसका क्या तजुर्बा है आपके पास, क्या मसल मेमोरी है आपकी? और मैंने कहा अभी आप जो हैं अनमैरिड हैं, अगर कोई सीन है कि जिसमें आप माँ बनती हैं और माँ बनने के बाद एक डिलीवरी का सीन है, वो डिलीवरी पेन कैसे महसूस करेंगी आप? आपको तो पता नहीं है, या कैसे बच्चा एक्टिंग पिछड़ करेंगे? गया। हाँ, मतलब इस तरह की चीजें जो तजुर्बे हमको पर्सनल लाइफ में नहीं है, जी तो इसके लिए कुदरत ने हमको बहुत कमाल की एक चीज दी है जिसका नाम है इमेजिनेशन, कल्पना शक्ति। और हमने ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जिसने किसी मजदूर को नहीं देखा है काम करते, या जिसने अपने परिवार में, हर परिवार में बच्चे पैदा होते हैं, किसी के भाभी के यहाँ हो गया, किसी की चाची के यहाँ हो गया, किसी के कहीं हो गया। एक औरत होने के नाते, एक लड़की होने के नाते आप थोड़ा ज्यादा ही संजीदगी से उस चीज को महसूस कर सकती है। या गोली खाने के सीन में आपको पता है कि मैं गोली कभी जीवन में खाऊंगी भी नहीं, लेकिन आपको एक्टिंग करनी है, तो आपको इमेजिनेशन का सहारा लेना पड़ेगा। जब एक मामूली सी सुई, अगर आप हल्का सा ऐसे पिन, जब डॉक्टर ब्लड टेस्ट भी लेता है ऐसा हल्का सा मारता है तो अरे यार क्या कर रहे हो, दर्द होता है हमको। तो भाई जब पत्थर लगेगा तो कितना दर्द होगा, और जब गोली, मतलब वो 6 सेंटीमीटर की है, 9 सेंटीमीटर की, जब वो घुसेगी बदन के अंदर आपके, कितना दर्द होगा, कितनी तकलीफ होगी। और वो ये तय है अगर किसी ऐसे पार्ट में घुसी है दिल के आसपास कि आपका मरना तय है, फिर आप बच नहीं सकते। पेट में या पीठ में लगी, पैर में लगी, हाथ में लगी तो शायद बच सकते हो, लेकिन दर्द तो होगा। वो दर्द की पराकाष्ठा क्या है, आपको महसूस तो करना पड़ेगा। तो आप इमेजिन कीजिए कि इतना मुझे दर्द हो रहा है, इतना दर्द हो रहा है कि वो बस जान निकलने वाली है, तब आपको उन लाइंस को बोलना है। तो मुझे लगता है कि आप वही कि इमेजिनेशन जितना ज्यादा आप अपने आप को थोड़ा सा सेंसिटिव या संजीदगी से उस चीज को महसूस करेंगे तो आप बिल्कुल महसूस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। प्रकाश जी, मैं वसंत काशीकर जबलपुर से बोल रहा हूँ। जी वसंत जी, प्रणाम सर। मुझे एक चीज बताइए कि हिस्टोरिकल या माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स जो हीरोज हैं, उनको कराने के लिए कैरेक्टराइजेशन कैसे करना? सर देखिए, आपका बिल्कुल बड़ा पेचीदा सवाल है। हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स का हमारे पास कोई रेफरेंस नहीं है, माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स का कोई रेफरेंस नहीं है। अगर वो किरदार जैसे रामायण महाभारत में हमने देखे, उनसे अगर मिलते जुलते किरदार हैं
तो आपके पास वो एक रेफरेंस है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर वो किरदार जिस तरह से लिखा हुआ है, आप उसको कितना अच्छे से, भली हमने उनकी कहानियां तो सुनी है, मैं अगर कर्ण की बात करूं तो हमने कर्ण की कहानियां सुनी है, कर्ण के बारे में पता है, महाभारत का बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार था। कर्ण के बारे में रामधारी सिंह दिनकर जी की एक रचना है, बड़ी महान रचना है, रश्मि रथी, उन्होंने लिखा है। मृत्युंजय नाम का एक शिवाजी सावंत जी का उपन्यास है, उन्होंने लिखा है। तो आप उसको पढ़कर जितना अध्ययन कर सकते हैं, और आपको लगता है कि हाँ, या तो प्रैक्टिकली सर हमारे जो आज के हीरोज भी हैं, अगर आप किसी 6 फीट से ज्यादा आदमी को तो आप लोगे नहीं उस रोल में, तो सर कर्ण की उस वक्त हाइट, बॉडी क्या थी ये तो ईश्वर ही जाने, और उम्र क्या थी ये भी ईश्वर, क्योंकि सुना है कि 300 वर्ष के थे भीष्म पितामह, या 300 वर्ष का सॉरी अर्जुन था, भीष्म पितामह की उम्र क्या होगी। तो अगर हम उन किरदारों का जो भी एक विवरण हमने पढ़ा है जहां पर भी, और उसकी अगर वो जैसा भी किरदार है, जैसे नारद मुनि हमने सिर्फ देखा है, हमने सिनेमा में देखा है, कुछ किरदारों ने, कुछ एक्टर्स ने उनकी एक्टिंग की है, तो सर वो समझकर आपको अपनी इमेजिनेशन प्लस आपका जो डायरेक्टर है जो आपको निर्देशित कर रहा है, वो आपको पूरे रेफरेंसेस देंगे कि इस किरदार को कैसे आपको प्ले करना है। अगर आप एक भीम का किरदार प्ले करने जा रहे हैं, तो सर भीम जैसा नाम से ही हमको एक चित्र सामने आ जाता है कि भीम कितना बलशाली होगा, लंबा चौड़ा होगा, उसके मसल्स होंगे। तो उस तरह से आपको अपने आप को बनाना पड़ेगा, आपको उस तरह की बॉडी लैंग्वेज वो करनी पड़ेगी, और फिर उसी तरह के डायलॉग डिलीवरी जो होगी, उसकी जो भाषा होगी। आप हिस्ट्री और माइथोलॉजी की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली वहां अगर कोई मुस्लिम किरदार है हिस्ट्री का, तो डेफिनेटली उसकी जबान वैसी होगी। आप रजिया सुल्तान प्ले करने जा रहे हैं, या और कोई पृथ्वीराज चौहान जी का किरदार प्ले करने जा रहे हैं, तो अगर वो वॉरियर है वो कैरेक्टर, तो फिर जैसे फिल्मों में होता है। जबकि मैं आपसे इस बात के लिए काफी हद तक सहमत हूँ कि हमारे जो भी हीरोज करते हैं वो उस लेवल पर नहीं कर पाते जितना होना चाहिए। मुझे लगता है आपकी शिकायत और तकलीफ ये भी होगी कि यार लोग कर नहीं पाते हैं, क्योंकि उनकी तैयारी उतनी नहीं होती सर, उतना होमवर्क नहीं होता उनका। नहीं, दरअसल क्या होता है ना, जैसे मुझे अंबेडकर करना, गांधी करना, नेहरू करना, ज्यादातर लोग मिमिक करते हैं जी। उस पे। जैसे मैं अंबेडकर और गांधी करवा रहा था, तो मैंने बोला कि आप उनके संवादों पे जाओ। संवाद एक इमेज तो रही, गांधी ऐसे बैठते थे, ऐसे करते थे, गांधी इमेज, नेहरू इमेज, यू कांट डिनाई, यू विल हैव टू मिमिक अ सर्टेन इमेज, बट कैरेक्टर इमेज तो नहीं करना, मिमिक नहीं करना। कैरेक्टर को गांधी की मानसिकता पकड़ो या अंबेडकर की मानसिकता पकड़ो, मेरा ये कहना रहता है। उसमें लोग चूकते हैं, मैंने बड़े बड़े फिल्मों में भी देखा कि वो चूक जाते हैं। सर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए इनके तो फिर भी वीडियोस कुछ अवेलेबल हैं, नेहरू जी के या गांधी जी के, शायद अंबेडकर जी के भी होंगे, सुभाष जी के भी होंगे। अब मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूँ सर। एक एक्टर है जिनका नाम है डेनियल डे लुइस, अमेरिकन एक्टर है ब्रिटिशर, आपने बिल्कुल जाना होगा उनके बारे में। उन्होंने एक फिल्म की थी जिसमें उन्होंने अब्राहम लिंकन का रोल किया था, उनको ऑस्कर मिला था उसके लिए। तो जो जानकारी मेरे पास है मैं वो साझा करना चाहता हूँ आपके साथ, कि एक तो वो एक्टर ऐसा है कि वो जल्दी से किसी रोल के लिए हाँ नहीं बोलता है, और जब उसने हाँ बोला कि हाँ मैं एक किरदार करूंगा, और वो फिल्म स्टीवन स्पिलबर्ग साहब ने डायरेक्ट की थी, तो उस इंसान ने होमवर्क किया, जो आपने कहा कि पूरा जो डिटेलिंग्स है या उनके स्पीचेस जो अवेलेबल हैं, जो वीडियोस अवेलेबल हैं, वो सारे उन्होंने कलेक्ट किए, उनको सुना, उनको जाना, पढ़ा, उनकी मानसिकता क्या है, जो गीतांजलि जी आपका सवाल था कि उस किरदार की मानसिकता तक आपको पहुंचना ही पड़ेगा ना, जब तक उस किरदार का आप अध्ययन नहीं करोगे कैसे पहुंचोगे। और वो करने के बाद उस इंसान ने सर शूटिंग स्टार्ट की, और शूटिंग के 2-4 दिन के बाद उन्होंने शूटिंग रोक दी। उन्होंने कहा नहीं, मैं अभी भी ना 100% महसूस नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं वो कैरेक्टर हूँ, मुझे अपने कैरेक्टर को तैयार करने के लिए थोड़ा सा और समय चाहिए। उन्होंने फिर से 6 महीने या 1 साल का समय और लिया, और फिर उन्होंने अपने ऑडियो टेप्स भेजे डायरेक्टर साहब को कि सर ये जरा चेक कीजिए, क्या मैं उस किरदार की तरह साउंड कर रहा हूँ। तो आप यकीन मानिए फॉरेंसिक लैब ने उनका जब ऑडियो टेस्ट चेक किया तो 99.9% अब्राहम लिंकन साहब की आवाज थी। सो दिस इज कॉल्ड कैरेक्टराइजेशन। इतनी गहराई में जाके, इतनी डेप्थ में जाके कौन माइकल लाल काम करेगा सर। और यहाँ हमारे, आई एम सॉरी टू से, कमर्शियल एक्टर्स हैं, 1 साल में 3-3, 4-4 फिल्में करनी होती हैं, तो वो नहीं कर पाते हैं। उसमें से ले देकर एक आमिर जी हैं जो करते हैं उस तरह से किरदार पे काम, या एक ऋतिक रोशन है जो उस तरह से काम करते हैं।
या एक जमाने में हमारे, मैं बहुत मतलब मैं मेरे लिए पूजनीय है बलराज साहनी साहब। मैंने सर उनके जैसा अभिनेता नहीं देखा जो इतने विद्वान थे, इतने पढ़े लिखे थे। डॉक्टर बलराज साहनी जो इंग्लिश धारा प्रवाह बोलते थे, हिंदी बोलते थे, और पार्टीशन से पहले वो बीबीसी लंदन के लिए काम करते थे। उन्होंने 2 बीघा जमीन जैसी फिल्म में जो किरदार प्ले किया है, एक गांव वाले का, एक रिक्शा वाले का जो नंगे पैर कलकत्ता की सड़कों पर रिक्शा चलाता है। आप लोगों ने देखी होगी डेफिनेटली, जिसने नहीं देखी है वो फिल्म, कुछ क्लिपिंग्स देखिए। उस फिल्म को देखने के बाद आप ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये आदमी इतना हाईली एजुकेटेड है, नॉट एट ऑल। तो हिंदुस्तान के डेनियल डे लुइस तो बलराज साहनी साहब थे कि किस तरह से उस किरदार को उन्होंने जीवंत कर दिया। और मैंने यहाँ तक सुना है या पढ़ा है कि वो नंगे पैर रियल लाइफ में प्रैक्टिस के लिए अपने परिवार को उस रिक्शे पर बिठाकर मुंह ढक कर वो भागते थे धूप में, रियाज कर, ताकि वो सहज हो सके। जब उनका सीन आए तो सहज हो जाए उस इमोशन के साथ, उस तकलीफ, उस गर्मी के साथ। वरना जो आदमी इतने मतलब ऐश्वर्य में पला बड़ा होगा, वो कैसे उस किरदार को निभा पाए। तो ये तो आप अगेन जो आपका सवाल था गीतांजलि जी, आपकी डेडिकेशन कितनी है, आपका जुनून कितना है अपने काम को लेकर, कितनी मोहब्बत करती हैं आप अपने काम से, तभी मुमकिन है। अदरवाइज तो फिर ठीक है, सुपरफिशियल लेवल पे डायलॉग बोल दिया, हाँ एक्टिंग हो गई, ठीक है, फिर लोग कर रहे हैं एक्टिंग, तो बहुत लोग कर रहे हैं। मुझे लगता है एक्टिंग करना, डायलॉग बोलना और परफॉर्म करना, जो यादगार परफॉर्मेंस रहे, उसमें जमीन आसमान का फर्क। जी जी, खैर वो आपने जो कहा सही कहा। मुझे बहुत 1-2 साल पहले की बात है, मुझे एक कैरेक्टर में बहुत दिक्कत आई थी। मुझे चेखव का एक प्ले था द गिफ्ट, उसमें मुझे वैश्या का रोल करना था, और मेरे रोल के साथ में मेरी जो बॉडी लैंग्वेज ऐसी थी कि मैं ग्राहक को आमंत्रित कर रही हूँ। आप यकीन मानिए, मैं जाती थी और हंसती थी और नीचे आके खड़ी हो जाती थी। मुझसे हो ही नहीं रहा था वो कि मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ, मैं ऐसी थोड़ी हूँ, या मैं अपने जीवन में इस तरह से थोड़ी हूँ जो मैं किसी ग्राहक को बुलाऊंगी। मुझे सिगरेट पीनी थी उसके अंदर। बहुत मैंने उसमें बहुत अपने आप को उतरते और डूबते उतरते देखा है। मैं उसमें सहज नहीं हो पा रही थी, मैं ये स्वीकार नहीं कर पा रही थी कि मैं एक वैश्या के तौर पे वहाँ स्टेज पर हूँ। और उस तरह से सिगरेट पीना और बॉडी लैंग्वेज से और निगाहों से ये समझना कि सामने कोई आ रहा है और उसको मैं आमंत्रित कर रही हूँ, तो मेरे लिए वो चीज बहुत चैलेंजिंग थी और मुझे आज भी थोड़ा सा अजीब लगता है, तो इसलिए मैंने वो सवाल किया था। हाँ, मैं पूछना चाहूँगा। जी जी हाँ, हाँ सर, मेरा नाम अनूप जोशी है, मैं सर भोपाल से। प्लीज प्रकाश बोलिए सर, मैं बहुत छोटा हूँ हर लिहाज से आप लोग। जी प्लीज प्रकाश बोलिए। प्रकाश जी, मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे आपने अभी जो बताया, एक्टरों के बारे में बात करी, आमिर साहब के बारे में भी बात करी, ऋतिक रोशन साहब के बारे में भी बात करी, तो यहाँ तक तो संभव है क्योंकि इन लोगों का जो अभी की पोजीशन में जिस तरीके का ये काम आपने कहा कि बहुत लंबी मेथड से या लंबी तैयारी के साथ आप ये कर सकते हैं। जैसे आपने वो डीसी डायरेक्टर का बोला कि उन्होंने कहा कि 1 साल अभी मैं नहीं कर पाऊंगा, 4 दिन शूटिंग करने के बाद में मैं बाद में करूंगा। लेकिन आपको क्या लगता है कि जो जनरल लोग हैं या जनरल एक्टर हैं, एक्टर बड़े अच्छे हैं वो, लेकिन क्या वो इस तरह की डिमांड रखते हैं? तो आज के हमारे सिनेरियो में क्या उनको एंटरटेन किया जाता है? मतलब ऋतिक रोशन और आमिर खान साहब का तो ऐसा है कि इनका जो कुछ है अपना खुद का है, तो ये तो कर सकते हैं या करने के लिए ये स्वतंत्र होते हैं क्योंकि इनका खुद का पैसा है, खुद का सारा फिल्म है, खुद का सब कुछ है। लेकिन एक जो एक्टर जो शायद उतना अभी नहीं स्टैब्लिश है या स्टैब्लिश भी है, तो लेकिन चूंकि पैसा मेरा है तो मैं तो कहूंगा कि नहीं साहब, मैं थोड़ा ना 1 साल वेट करूंगा, मेरे को तो अभी करना है। तो वैसे एक्टर क्या करे या करते हैं तो उनको कंपेयर फिर कैसे कर सकते हैं? ये एक जो समस्या है, ये मैं जानना चाह रहा था कि वो एक्टर क्या करें जिनको की एक टाइम बाउंड ही है। मतलब वो तो मजबूर है कि उनको तो अभी करना है कि भैया 2 महीने में करना है, तेरे को करना करनी तो मैं दूसरे को ले लूंगा। तो बेचारा वो एक्टर क्या करे, है ना? या उसके लिए क्या तरीका हो सकता है कि जो उसको तो इतना समय नहीं मिलेगा कि बॉडी बना ले तो मैं कह दूं 1 साल मेरे लिए रुक जा, तो कौन नहीं रुकेगा, कहेगा भैया चलो हटो, अभी मेरे को तो 1 महीने में करना है खत्म। तो उस वो बेचारे क्या करें? ये तो आप 2-4 जिनका नाम लिया, ये पूरी तरह से समर्थ, मैं जानना चाहूंगा। थैंक यू जी, शुक्रिया सर, आपका सवाल बहुत अच्छा है। ये बिल्कुल बहुत वाजिब सवाल है आपका कि उनका तो अपना एक आधिपत्य है इंडस्ट्री पर, तो वो जितना चाहे वेट कर सकते हैं।
और वही हाल दिलीप साहब का था अपने जमाने में। बट आज जैसे हमारे जो अच्छे एक्टर्स में जिनका नाम शुमार है, उसमें जैसे मनोज वाजपेयी जी को मैं बहुत मानता हूँ, बहुत वर्सेटाइल एक्टर है और किरदार पर काम करते हैं। ये बात आपकी वाजिब है कि जो हमारे कमर्शियल एक्टर्स हैं, जो बड़े स्टार्स हैं, जिनसे फिल्में बिकती हैं, उन्हीं के लिए इंतजार किया जा सकता है या वो अपना समय लेते हैं, क्योंकि प्रोड्यूसर्स को उनकी ज्यादा जरूरत होती है। अगर वो उसी रोल में अगर कहें कि भाई मैं राजकुमार राव को ले लेता हूँ या मैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी को लेता हूँ या मैं मनोज वाजपेयी जी को लेता हूँ किसी किरदार में, तो उस फिल्म का बजट मुझे लगता है 2 महीना या 3 महीने का समय तो मिनिमम मिलता है शूटिंग से पहले। जब आप शूटिंग प्लान करते हो तो मिनिमम 3 से 4 महीने आपको तैयारी के लिए लगते हैं कि भाई हम तैयारी करेंगे फिर हम शूटिंग स्टार्ट करेंगे। तो ये जो इस तरह के एक्टर्स हैं, जो बहुत ब्रिलियंट एक्टर्स हैं, वो सर वो जलवा फिर 3 से 4 महीने में दिखाते हैं। हाँ, शारीरिक तौर पे वो बिल्कुल अपने आप को ज्यादा नहीं बदल पाएंगे, क्योंकि अगेन उनके पास लिमिटेशंस होती है, तो वो नहीं बदल पाएंगे। वो अपने आप को दंगल की तरह मनोज वाजपेयी साहब मोटा कर करेंगे तो फिर उनके लिए 6 महीना शूटिंग नहीं रुकेगी ताकि वो फिर से अपने आप को पतला कर सके। तो अगेन उनको फिर दूसरी टेक्निक्स का सहारा लेना पड़ेगा, वो मजबूरी है। और मुझे लगता है अगर कोई प्रोड्यूसर सेंसिटिव है और कोई डायरेक्टर उतना प्रोफेशनल है, तो वो फिर वो उन्हीं तरह के एक्टर्स को लेगा कि जो उसको समय के साथ उस किरदार को निभा पाए, अदरवाइज वो नहीं ले, कास्ट ही नहीं करेगा सर। वही तो, लेकिन वो समस्या तो बेचारे उस एक्टर के साथ रहेगी कि अगर मैं मान लो जैसे करना चाहूँ, लेकिन मेरे को आपने कहा कि वो नहीं रुकेगा, वो तो 2 महीने के अंदर ही आपको करना पड़ेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो सर उसमें जो बेस्ट आप कर सकते हैं, अगेन एज एन एक्टर मेरा चैलेंज क्या है कि भाई मुझे काम तो मिला, मुझे रोल तो मिला इतना अच्छा, मैं जितना हो सकेगा उतना करता हूँ, मैं अपना 100% दूंगा, 1000% दूंगा, उससे ज्यादा मेरे वश में नहीं है तो नहीं है, कोई बात नहीं, फिर अगली फिल्म में कुछ और बेहतर। जी जी, मेरा भी वैसे एसोसिएशन रहा है आमिर साहब के साथ। मैंने पीपली लाइव की है एज ए लाइन प्रोड्यूसर। तो अच्छा हाँ, अच्छा अच्छा, वो मैंने ही उसकी पूरी शूटिंग यहाँ कराई थी, तो मेरा उस समय एसोसिएशन रहा है उनसे, राव साहब और से मेरे बड़ा अच्छा परिचय है। हाँ, पीपली लाइव जो है वो भोपाल के पास ही एक गांव था बड़वई, वहीं शूट हुई है और वो उसका लाइन प्रोड्यूसर मैं ही था। अरे वाह 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 सर, बड़ी अच्छी ऐसा मुलाकात आपसे, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी फिल्म। उनका मैंने तरीका देखा, क्योंकि वो 30 दिन का हमारा शेड्यूल था जो कि 90 दिन में खत्म हुआ था। सर वही है ना, वो फिर ये नहीं देखते हैं कि इस फिल्म मैं इस फिल्म में एक्टर हूँ नहीं हूँ, ये मेरी फिल्म है, एकेपी प्रोडक्शन की है, तो भाई ये इत्मीनान से बननी चाहिए, आराम से बननी चाहिए। जी, वही मैं कह रहा हूँ ना, 30 दिन का शेड्यूल था और हमारा 90 दिन में खत्म हुआ था और हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया था फिल्म स्टार्ट टू फिनिश का। लेकिन फिर वो राव साहब ने बड़ा मजाक भी किया था उसके लिए कि तुम्हारा तो नुकसान हो गया ऐसा करके। क्योंकि उन्होंने पैसे हमको 30 दिन के ही दिए थे, बोले तो वो तो तुमने स्टार्ट टू फिनिश, फिल्म ही खत्म नहीं हो रही, तो भले 90 दिन में हो चाहे 2 साल में हो, अब 2 साल में तो। लेकिन बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था वो। जी सर, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और नो डाउट मेहनत करने के बाद वो कैरेक्टर बाहर आता है, दिखता है। आप दंगल को देखिए, आप दंगल जितनी बार देखेंगे उतनी बार आपको कुछ नया नया दिखता है, ठीक है। तो वो आप जो कह रहे हैं वो सच है कि आप अपने कैरेक्टर पे जितना काम करेंगे वो चीज नजर आएगी। तो मैं फिर से आपको धन्यवाद देती हूँ सर, बहुत बहुत थैंक यू कहती हूँ कि आप हमारे बीच में आए और हमारे साथ बात करना स्वीकार किया, उसके लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया सर। और हमारा समय खत्म होने वाला है, मेरी मजबूरी है कि मुझे बोलना पड़ता है कि समय खत्म होने वाला है, क्योंकि हम भी समय से बंधे हैं। मैं बल्कि आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतनी महान हस्तियों से मेरा परिचय करवा दिया, सब इतने सीनियर लोग हैं, दिग्गज लोग हैं, है ना। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जी बहुत बहुत शुक्रिया। ओके बाय दादा। आकाश, तुमने सवाल क्यों नहीं पूछा? प्रणाम।